अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोगों को किन किन अजम्पशंस को देखना पड़ता है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सो व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस मेथड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ओवरऑल स्टडी के मॉडल्स को चेक करने के लिए, ठीक है, और इसके और देखने के लिए कि डिफरेंट वेरिएबल्स को एनालाइज करने के लिए उनका एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उन वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं कि वो किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहे हैं। मेनली या बेसिकली हम रिग्रेशन एनालिसिस को चेक करते हैं डिपेंडेंसी चेक करने के लिए, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर या एक वेरिएबल की दो चार वेरिएबल्स पर, यानी कि डिफरेंट या सेवरल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नेचर यानी कि एक डिफरेंट रिलेशनशिप चेक करने के लिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। हम लोग इसको चेक कर रहे होते हैं, यानी कि हम कोरिलेशन क्या करते थे, हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं तो हम दोनों वेरिएबल्स के दरमियान सिर्फ रिलेशनशिप पे बताते थे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस से हम क्या करते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप भी बता रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है वो भी बता रहे हैं, उसके अलावा जो है हम लोग जो है वो डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर किस तरह डिपेंड करता है, क्या वजूहात हैं उसकी, ठीक है। अब रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारे पास किस तरह आता है। अब जो बेसिक फॉर्म है रिग्रेशन मॉडल की, उसके अंदर एक अननोन पैरामीटर बीटा इन्वॉल्व होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है। अब रिग्रेशन मॉडल जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा होता है रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि वाई का चेक कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल आता है वो इस तरह का मॉडल होता है, एक रिग्रेशन लाइन इसको कहते हैं a प्लस बी एक्स, यानी कि ये हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन होती है। अगर तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है तो हम इसके अंदर आगे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे अपने रिग्रेशन मॉडल को लगाने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए किन किन अजम्पशंस को हमें देखना पड़ता है। सबसे पहली अजम्पशन है हमारे पास अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। अब लीनियरिटी की अजम्पशन से हम लोग रिलेशनशिप चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। अगर तो हमारे पास इस तरह का जो है वो स्कैटर प्लॉट शो होता है, हम उन डाटे के ऊपर सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर स्कैटर प्लॉट बना कर देखते हैं और उससे हम लोगों को ये अगर इस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। और अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप शो कर रहा है यानी कि डाउनवर्ड आ रहा है तो ये हमारे पास होता है, ये भी एक लीनियर रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है लेकिन नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरह का देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे दरमियान कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो रहा। अब ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है इसका क्या मतलब है कि अगर डिपेंडेंट अगर हमारे पास अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स को चेंज करते हैं तो y भी उसके चेंज होगा इन दी सेम डायरेक्शन, एक सीधी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है लीनियर तो क्या मतलब है, दोबारा से रिपीट करती हूँ कि अगर हम लोग x में चेंज करते हैं, अगर x की वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास y की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, ठीक। और अगर हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है लीनियर, इसका मतलब है अगर हम लोग x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो चेंज होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी, एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उसका इनवर्स जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। अगर कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा है यानी कि अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो कोई भी उसके y के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो स्टेबल ही है, तो उसकी में जो है वो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान।
नेक्स्ट अजप्शन है हमारे पास अजप्शन ऑफ होमोस्कॉटिसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डाटा वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उनके वेरिएंसेस जो हैं इक्वल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर तो वेरिएंसेस इक्वल हैं देन वन आर गुड, और अगर वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो हमारे पास वो आ जाती है हेट्रोस्ट्रासिटी। और हेट्रोस्ट्रासिटी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आप इतना ज़्यादा ना सोचिए, आप मेन चीज़ देखें। मोस्टली जो है वो अकर हो रही होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती हैं और क्रिटिकल डाटा सेट होता है सोशल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग या इस तरह का कोई, तो तब ये वाली जो है वायलेट कर जाती है ऑब्जर्वेशन। तो मोस्टली रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं। अगर तो स्टैटिस्टिक के बच्चे हैं तो वो लोग इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन जो अगर दूसरे हैं तो वो इसको फुलफिल नहीं करते। ठीक है, तो होमोस्ट्रासिटी में ये है कि डाटा आपके पास इस तरह बिल्कुल सही सीधी लाइन में आना चाहिए, एक प्रॉपर जो एरिया दिया है उसके दरमियान आना चाहिए ताकि वेरिएंसेस इक्वल है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो डाटा थोड़ा सा खुल गया है, यहाँ पर आगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो डाटा में हेट्रोस्ट्रासिटी है, यानी कि डाटा जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर हम डिफरेंट टेक्निक्स को लगा सकते हैं। थर्ड वन ऑप्शन आ जाती है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस की मल्टी कोर्नियलिटी। मल्टी कोर्नियलिटी क्या होती है? अब हमारे पास एक मॉडल है हमारा कि उसके अंदर जो है हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है। ये हमेशा मल्टी कोर्नियलिटी जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में अकर करती है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, यानी कि एक्स जो है हमारे पास दो हैं या दो से ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर हम लोगों के पास मल्टी कोर्नियलिटी की जो ऑप्शन जो है वो आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मल्टी कोर्नियलिटी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जब रिलेशनशिप आ जाता है तो उसका मतलब है कि वो मल्टी कोर्नियलिटी एग्जिस्ट हो गई है। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए, बल्कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है उसमें हमने चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसको डिटेक्ट करते हैं और हम लोग उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं मल्टी कोर्नियलिटी को। अब मल्टी कोर्नियलिटी को हम लोग जो है वो टॉलरेंस वैल्यू से और वीआईएफ वैल्यू से डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर मल्टी कोर्नियलिटी क्या है, कितनी है और कितनी नहीं है। कुछ रीजंस में ये कोई सेटिस्फाई वाली मल्टी कोर्नियलिटी होती है, उसका प्रॉपर होता है कि इसको इतनी होनी चाहिए तो ही हम इसको रन करेंगे। मोस्टली सिंपल रिग्रेशन के अंदर हम ना ही ये आती है और ना ही इसको चेक किया जाता है, तो इसकी कोई वैल्यूज होती है, अगर इतनी हो तो ही जो है वो हम लोग मल्टी कोर्नियलिटी को रन करते हैं, वरना नहीं करते। अब जो टॉलरेंस है और वो हमारे पास एक इन्वर्स होता है वीआईएफ की वैल्यू का। ठीक है, वो यहाँ तो आप वीआईएफ की वैल्यू को देख लें, यहाँ आप टॉलरेंस की वैल्यू को देखकर जो है इसकी मल्टी कोर्नियलिटी के ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सबसे मेन ऑप्शन के डाटा जो है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना चाहिए, यानी डाटा जो है वो हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए। आप हिस्टोग्राम बनाकर अपने डाटा के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, इस नॉर्मेलिटी की ऑप्शन को। ठीक है, कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस की हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, वो चाहती है कि वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एक नई लोकेशन पर लेकर जाए। तो ऐसा करने से पहले कंपनी क्या करेगी, एनालाइज करेगी कितना उसको खर्चा आया है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस चीज़ का इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा है, इस चीज़ का इम्पैक्ट कम है, कौन सी चीज़ की सेल ज़्यादा हो रही है, कौन सी चीज़ की सेल कम हो रही है। ओवरऑल पहले डाटा वो कलेक्ट करेगी ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, या फिर खुद जाकर तो वो नहीं करेंगे, ऑनलाइन सर्विस के थ्रू करेंगी, या हम लोग वो पायलट सर्वे करके देख लेंगी। और उसके बाद जो है उसके ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस चेक करेंगी, डिफरेंट रिलेशनशिप चेक करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेवेन्यू के साथ रिलेशनशिप है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उनकी खर्च होगी, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को, प्रोडक्ट्स का चेक कर सकती हैं, प्राइस का चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स का चेक कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट चीज़ों का हम लोग चेक कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू। रिलेशनशिप के कौन कौन सी चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से चेंज करेंगे तो डिपेंडेंस वेरिएबल में चेंज आएगा, क्या रिलेशनशिप, किस तरह से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास फ्यूल है तो फ्यूल हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है प्राइस पे। ठीक है, जितनी प्राइस होगी उतना हम लोग फ्यूल डलवाएंगे। अगर हम लोग पहले जो है वो 200 का फ्यूल जो है वो यूज़ कर रहे थे, अब अगर हमारे पास पेट्रोल ही 300 का हो गया तो हम 200 का यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो तो कम कर ली हमने, 200 ही रखा। तो जहाँ पर वो 1 लीटर डलता था वहाँ पे अब आधा लीटर डलने लग गया। ठीक है,
तो वो डिपेंडेंसी हम लोग इस तरह चेक करेंगे। उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। बिजनेसेस में भी जो है रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट बिजनेस जो है सेक्टर्स में इसको यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कि एडवर्टाइजिंग वो अपनी डिफरेंट एडवर्टाइजिंग या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो को किस तरह इंक्रीज़ कर सकती हैं, किस ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं उनका सेल ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल नहीं हो रहे ज़्यादा, उनका कितना जो है वो खर्चा है, कितने क्या उनको उनसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओवरऑल हम इसकी डिपेंडेंसी को चेक कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्चर्स जो है वो लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं ड्रग डोजेज और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट की में रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनको कितनी डोज देनी है, ठीक है, मेडिसिन की, अगर कम है तो कितनी डोज देनी है। उसके अलावा डिफरेंट मेडिकल जगह पे जो है यह इसको यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हम इसको यूज़ करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र का कितना है, वाटर की वजह से क्रॉप ज़्यादा हो रही हैं या किसी अनाज की वजह से हो रही हैं, फर्टिलाइज़र की वजह से हो रही हैं, किस चीज़ की वजह से हो रही हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस को, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं, उसके अंदर कितने वेरिएबल्स आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है परफॉर्मेंस स्कोर्स की देख सकते हैं। हम डिफरेंट सेक्टर्स में ऑलमोस्ट आप क्या लेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन जो है ये ऐसे एनालिसिस है तो हर तरह के डाटा सेट के ऊपर आप रन कर सकते हैं, ठीक है। हमने किसी चीज़ की डिपेंडेंसी चेक करनी है और रिलेशनशिप भी देखना है तो आप लोग जो है रिग्रेशन चेक कर लें। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं तो कोरिलेशन चेक कर, ठीक है। होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आया होगा कि हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और कौन कौन सी अजप्शंस इसकी होनी चाहिए। मेनली इसकी अजप्शन देखी जाती है कि डाटा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। अगर डाटा नॉर्मल नहीं भी होता ठीक तो भी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। इतना नहीं देखा जाता। ये जो होमोस्ट्रॉसिटी, हेट्रोस्ट्रॉसिटी और मल्टीकोरियलिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। इसको मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रो इसलिए दिया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर क्योंकि अक्सर आप लोगों को वाइवे के दौरान क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो आपके पास एक थोड़ा सा नॉलेज हो कि ये भी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। जो लोग लार्ज स्केल पर कर रहे होते हैं ना रिसर्च, एमफिल लेवल पर या पीएचडी लेवल पर, उनके लिए चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप बैचलर लेवल पे हैं तो आप चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं वो बैचलर लेवल पे भी उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए, किस तरीके से हम इनको डिटेक्ट कर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।